दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसआईआर के मुद्दे पर बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसआईआर के जरिए गड़बड़ियां करके बिहार में भाजपा ने चुनाव जीता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है। और अब से कुछ दिन पहले उन्होंने जिक्र किया था कि सुल्तानपुर में एक नंदलाल नाम के व्यक्ति के नाम से सैकड़ों फॉर्म 7 की शिकायतें चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई थी, जिनके द्वारा कि इन लोगों के नाम काट लिए जाए। और एक दशरथ का भी नाम आया था। और आज ये दावा किया गया था कि जिस नंदलाल नामक शख्स ने 100 लोगों के खिलाफ का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फॉर्म 7 पे सिग्नेचर करके जमा कराया था, जब वो उस नंदलाल जी को अखिलेश जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ला दिया और पता चला वो तो सिग्नेचर करते ही नहीं, वो तो सिर्फ अंगूठा लगाते। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कानपुर के शीशमऊ के और उनके पति पूर्व विधायक नसीम सोलंकी और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कल एक दावा किया था कि उनके एरिया में कुछ लोग फर्जी बीएलओ बन के जा रहे हैं और लोगों से घर जाके तमाम लोगों से फॉर्म पे सिग्नेचर करा के लोगों का नाम कटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग घिर गया है? क्यों एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो पहले दिसंबर के दूसरे हफ्ते में खत्म होनी थी, फिर उसको बढ़ा के 30 दिसंबर किया गया। 30 दिसंबर के बाद जब एसआईआर के बाद रिवाइज वोटर लिस्ट आई, पता चला 3 करोड़ लोगों के नाम कट गए। तो सरकार ने विशेष अभियान चलाया। उस विशेष अभियान को खत्म होना था फरवरी के पहले हफ्ते में, फिर उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। और हर रोज समाजवादी पार्टी हर रोज खुलासे कर रही है। उन खुलासों का न चुनाव आयोग ढंग से जवाब दे पा रहा, न भाजपा चुनाव जवाब दे पा रही है। तो एक तो फॉर्म 7 इस बार बड़ी चर्चा में आया है। तो हमारे साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं, विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, ये फॉर्म 7 क्या होता है, पहले दर्शकों को समझाइए। देखिए, फॉर्म 7 जिस प्रकार से गलत और संदिग्ध मतदाता सूची में जो चयनित मतदाता नहीं है, जिन मतदाताओं की एग्जिस्ट नहीं करती है, जो गलत तरीके से अपना मतदाता सूची में नाम डाल करके बैठे हैं, बेसिकली फॉर्म 7 उन लोगों के लिए प्रति शिकायत करने का एक प्रारूप समझ लीजिए। उसके माध्यम से ये शिकायत की जाती है कि ये मतदाता सूची में फर्जी लोग हैं, इनका नाम यहाँ से हटाया जाए और मतदाता सूची को शुद्ध किया जाए। ये बहुत ही सतही स्तर पे मैं आपको उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो कि एक आम जनमानस इसको समझ सके। मतलब मुझे लगता है कि विवेक पांडे जी के घर में अलख पांडे नाम का एक वोटर है, जो कि अलख पांडे यहाँ रहते नहीं है, वो कहीं बाहर रहते हैं, तो मैं फॉर्म 7 के तहत अलख पांडे के खिलाफ शिकायत कर सकता हूँ, उस पे अपने सिग्नेचर के द्वारा। उस पे जो है चुनाव आयोग जांच करके अलख पांडे का नाम काट सकती है। यही ना आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मैंने आलोक पाठक जी से द्वेषपूर्ण भाव में आकर के आलोक पाठक जी के प्रति शिकायत कर दी। बात ये नहीं है, देखिए यहाँ पे फॉर्म 7 की ये बात नहीं है कि फॉर्म 7 भर करके नाम काटे जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है, जब इतनी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करवाई जा रही है, पहली बात तो ये आज तक साबित नहीं हो पाया कि एसआईआर किसके आदेश पे हो रही है, क्योंकि जब चुनाव आयोग का प्रमुख माफ कीजिएगा, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं। एसआईआर तो कह रहा है चुनाव आयोग एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर 20 साल बाद हम वोटर लिस्ट में का पूरा पुनरीक्षण करते हैं कि भाई जो लोग जिंदा नहीं है या जो लोग शिफ्ट हो गए उनका नाम काट दिया जाए और नए लोगों का नाम जोड़ा जाए। तो ये तो एक कह रहे हैं कि हर 20 साल बाद ये एक्सरसाइज करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये पता नहीं किसके कहने पे चुनाव आयोग करा रहा है। जी, आईआर का प्रोसीजर है, इंटेंसिव रिवीजन का। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रही है, ऐसा कोई प्रावधान चुनाव आयोग के बायलॉज में नहीं है।
आईआर होती है, इंटेंसिव रिवीजन होती है, जिसमें कि मतदाता सूची को शुद्ध किया जाता है। लेकिन एसआईआर को लेकर के जो बातें भ्रामक रूप से सामने आ रही हैं, इन्हीं बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर हुई थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पूछा था कि क्या ये प्रावधानित है या नहीं। और मैं एक आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बताऊँ, मिस भारद्वाज करके एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने चुनाव आयोग में एक आरटीआई लगाई थी और ये पूछा था कि एसआईआर किसके आदेश पे हो रहा है, उसकी प्रति एक कॉपी उसके आदेश की हमको दे दी जाए। चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये लिख करके देते हैं कि ऐसी कोई जानकारी चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ बार-बार, मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मूल बात ये सामने आनी चाहिए कि एसआईआर किसके आदेश पे हो रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग अगर आरटीआई में इस बात को नकार रहा है, तो इतनी बड़ी प्रैक्टिस लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को डॉक्यूमेंट के माध्यम से फिर खड़ा कर दिया लाइन में, उलझा दिया। लोग डॉक्यूमेंट ढूँढ रहे हैं अपने, पहचान ढूँढ रहे हैं अपनी, पहचान पत्र ढूँढ रहे हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनको इस देश में मतदान करने का अधिकार है कि नहीं। तो सबसे पहले तो सतही बात इस पर बात होनी चाहिए ना। हम इस बात को और इस विषय को क्यों भूल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब किस परिप्रेक्ष्य में दिया और क्यों दिया? क्योंकि अगर एसआईआर चुनाव आयोग का निर्णय नहीं है, जो कि चुनाव आयोग का होना चाहिए, तो चुनाव आयोग के आदेश के बाहर जाकर के ये निर्णय कौन ले रहा है? क्या आप मान लें कि ये भी सब अमेरिका संचालित कर रहा है? हमारे देश के मतदान का तरीका भी या आदेश वहां से आ रहे हैं? सीधे-सीधे या तो सरकार इस बात को मान ले कि ये सीधे-सीधे एनआरसी है। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से आपके मंच पे आपके दर्शकों को मैं फिर दोहराना चाहूंगा। मतदाता सूची को शुद्ध करने का तात्पर्य नागरिकता को सुनिश्चित करना नहीं होता है। मतदाता सूची को शुद्ध करने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह 3 जगह पे अगर वोटिंग कार्ड बने हैं, तो वो किसी एक ही जगह मतदान कर सकता है, लेकिन वो मतदान कर सकता है। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। मान लीजिए मैं मुंबई भी रहता हूं, मैं यहां भी रहता हूं, मैंने मुंबई में भी कभी बनवा लिया, मैंने यहां भी बनवा लिया। ये चीज गलत है। तो या तो मैं मुंबई दूंगा या तो मैं यहां दूंगा। विवेक जी, लेकिन ये तो कहते हैं कि अगर मेरा नाम मुंबई में है तो मुझे अपना नाम लखनऊ में जुड़वाना नहीं चाहिए, ये तो कानूनी अपराध है। मैं बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। बहुत से परप्रांतीय यहाँ से गए उत्तर प्रदेश से, जो कभी नौकरी के अभाव में गए, जो कभी व्यापार करने गए, जो कभी दिहाड़ी करने गए। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब सरकारों को वोट लेना होता है, तो सरकारें बाकायदा उन लोगों के जो किराए पे रहते हैं, चाहे जो लोग मकान लेकर के रहने लगते हैं, उन लोगों के नाम वहां के वार्ड और वहां के तहसील के आधार पे चुनाव में मतदाता सूची में अपने वोट बढ़ाने के लिए यही नेता डलवाते हैं। ये भी जान लीजिए, यही नेता डलवाते हैं बुला कर। अब मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम है, तो इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि इसको फिल्टर करके एक जगह पे आप मतदान करेंगे, लेकिन मतदान करना आपका अधिकार है, उसको नकार नहीं सकते आप। लेकिन जो एसआईआर में हो रहा है, इसमें तो सीधे-सीधे नागरिकता चिन्हित की जा रही है। इसमें तो सीधे-सीधे आपकी शिकायत के आधार पे एक विशेष वर्ग को टारगेट करके वोट ही काट दिए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है, इसी फॉर्म 7 को एफिडेविट के साथ लेना शुरू कर दें और पहले इसका वेरिफिकेशन किया जाए कि जो कंप्लेन कर रहा है, जो फॉर्म 7 के माध्यम से किसी की शिकायत कर रहा है, पहले बात तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उसका लोकस क्या है, किस आधार पे वो शिकायत कर रहा है, ताकि कल को वो ये नकार ना सके कि ये फॉर्म 7 मेरा दिया नहीं है। और एक इसको और सुनिश्चित कर लीजिए, जब फॉर्म 7 कोई जमा करे, उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग ले लीजिए ना एक्सेप्टेंस की। हाँ, मैं अपनी स्वीकृति से ये फॉर्म 7 दे रहा हूं आलोक पाठक जी के खिलाफ। इसकी एविडेंशियल क्रेडिटिबिलिटी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और कल को अगर कोर्ट में कोई चैलेंज करता है तो ये वीडियो फुटेज आप वहां पे रख दीजिए, जैसे कि रजिस्ट्री के टाइम पे होता है। लेकिन चुनाव आयोग करना नहीं चाहता ना। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता है। अच्छा, दूसरा एक चीज, आप चूंकि खुद भी वकील है, अभी ममता बनर्जी मुझे लगता है कि देश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री जो इस मामले में जो याचिका दायर की गई है, बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में मतलब बहस के दौरान उपस्थित हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ समय दिया है, 10-15 दिन का, और अगली सुनवाई तक सब कुछ ठीक करने को कहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आरोप लगा रही थी आपकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, या अखिलेश जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन बूथों का डाटा निकाला गया जहां पे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, और वहां पे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से
जी, जी, आप पूरी कर लें अपनी बात। मेरा कहना ये है कि 2.5-3 करोड़ वोट नाम कटे हैं, तो 3 करोड़ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के वो तो वोटर नहीं होंगे, भाजपा में भी बेचैनी, भाजपा के भी कई वोटरों का नाम कटा होगा। बिल्कुल जायज़ बात लेकिन है। आपका जो सवाल है कि देखिए ये बात तो सही है कि जिस तरह से चिन्हित करके वोट काटने का नाम आ रहा है, हाटा विधायक, अब ये बताइए मुझे चुनाव आयोग में फॉर्म 7 को उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी किसकी है? फॉर्म 7 चुनाव आयोग उपलब्ध की कराने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हाटा विधायक अपने घर पे फॉर्म 7 बँटवा रहे हैं। अमेठी में भाजपा विधायक ने मौर्य समाज के एक बीएलओ को गालियाँ दी, बाकायदा उस बीएलओ ने शिकायत की, उसका वीडियो वायरल हुआ, ताकि वो क्योंकि वो भी एक विशेष वर्ग के लोगों का नाम नहीं काट रहा था। इटावा में बीएलओ के साथ मुस्लिम वोटरों को काटने का जो विवाद आया सामने, उसको भी आपने कवर किया, उसको आपने भी देखा। मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसी अपवादित स्थिति क्यों सामने आ रही है कि अब सरकार के अपने कर्मचारी, सरकार के अपने अधिकारी ही सरकार के खिलाफ जाके बयान दे रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर ये आरोप कहीं एक जगह लगे तो हम ये क्यों ना माने कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये प्रैक्टिस की जा रही है। अगर एक आरोप भी ऐसा आया कि जिसमें कि सरकार दबाव बना रही है या सत्ता के लोग दबाव बना रहे हैं, बाकायदा ये आरोप लग रहे हैं कि एक बाकायदा फॉर्म प्रिंट करके जिनके नाम काटे जाने हैं, बाकायदा प्रिंट करके वो अधिकारियों के पास हर जिले में, तहसील में पहुंचाए गए हैं कि इतने नाम कटने हैं। मैं ये तो पूछता हूं आपके चैनल के इसका मतलब अखिलेश जी सही कह रहे हैं कि जिन बूथों पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, उन बूथों पे इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने पूरी लिस्ट बना ली है कि देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से बताऊं, पिछली बार 217 सीटों पे हम आगे चल रहे थे पूर्व चुनाव में। 217 सीटों पे हम, हाँ 227 माफ कीजिएगा, 227 सीटों पे हम आगे चल रहे थे और उन सारी 227 सीटों को प्रायोजित रूप से चिन्हित करवा करके बाकायदा वोट काटने की रणनीति बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर बनाई है। और मैं तो एक बात कहता हूं आपके मंच पे, ये तो हास्यप्रद स्थिति हो गई ना। एक तरफ तो बीजेपी चुनाव जीतने के डंके को पीट रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी घटिया तरीके से चुनाव अगर वो जीत रही है तो इसको बीजेपी की जीत नहीं मानेंगे, इसको भारत के लोकतंत्र का नैतिक पतन कहा जाएगा। लेकिन एक चीज है कि भाई अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई नहीं है सर। मैं तो एक ही चीज समझ रहा हूं कि हम फाइनल वोटर लिस्ट का वेट क्यों करें सर? हम फाइनल वोटर लिस्ट का वेट क्यों करें जब पहली वोटर लिस्ट ही मैनिपुलेटेड है? नहीं तो अब वो सरकार, उत्तर प्रदेश के चुनाव, स्थानीय चुनाव आयोग जो है, यूपी इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ है ऋषा साहब, उन्होंने फिर समय बढ़ा दिया। एक चीज तो समझ में नहीं आ रही कि देखिए हमें आपत्ति इससे नहीं है कि वो समय बढ़ा रहे हैं, वो घटा रहे हैं। समस्या ये है कि वो वही काम कर रहे हैं जिसकी आकांक्षा, जिसकी कहीं ना कहीं आशंका पहले आदरणीय अखिलेश जी जता चुके हैं। अगर तो जब एसआईआर कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आपको एसआईआर के मामले में उलझाए रखना चाहती है ताकि आप उसकी सरकार की असफलता पे ज्यादा बात ना कर पाए और अपनी तैयारी करती रहे वो चुनाव की? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमको क्या उलझाएगी? भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ही पूरे मामलों में उलझ चुकी है बुरी तरीके से। आज आपने अगर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ब्राह्मणों ने बैठक की तो उन लोगों को तत्काल नोटिस जारी कर दी थी और बड़े स्पष्ट संदेश दिए थे, कड़े संदेश दिए थे कि भाई इस तरह की बैठक पार्टी की नीति और संविधान के खिलाफ है। आज फिर लोधी समाज की बैठक हो गई। अब क्या करेंगे प्रदेश अध्यक्ष? अरे भाई लेकिन विवेक जी, वो जो ये लोधी समाज, सार समाज की अपनी बैठक होती है, इस बैठक को मतलब पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप लोग? हम नहीं बना रहे हैं। भाई लोधी समाज की बैठक थी तो ये तो सार्वजनिक था, उन्होंने विश्वेश्वरैया हॉल बुक कराया होगा, उसकी तैयारी थी कि भाई आज जो है 8 फरवरी को लखनऊ में विश्वेश्वरैया हॉल में लोधी समाज की बैठक होगी, तो उसमें समाज के जुड़े सब लोग आए, विधायक भी आए। यही तो बात है कि ब्राह्मणों को फिर नोटिस क्यों जारी की गई थी? वहां तो बाटी चोखा खाने बैठे थे, वो तो ब्राह्मण विधायक गए थे ना, ब्राह्मण समाज को। वो तो आवास पे बैठे थे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कोई कार्यक्रम तो प्रायोजित था नहीं, वो तो आवास पे बैठे थे। आवास पे अगर कुछ लोग बैठ के बाटी चोखा खा रहे हैं, उनको नोटिस जारी हो रही है। इससे तो बीजेपी का दोहरापन और दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया सामने आ रहा है कि ब्राह्मणों के ऊपर तो बीजेपी कठोर संदेश देने का काम कर रही थी और उसी दिन अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हो रही थी, उनको कोई नोटिस नहीं जारी की गई क्योंकि वो भाजपा के निर्देश पे हो रहा था। आज जो बैठक हुई है, इसके पहले भी बैठक हुई, लेकिन भाजपा दूसरी जातियों पे बात करना नहीं चाहती क्योंकि दूसरी जातियों से भाजपा को भय नहीं प्रतीत होता। ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं,
नहीं, जी। आपको ब्राह्मण समाज की आप लोग को बड़ी चिंता है, नहीं, सुनने नहीं, में मुझे तो आ चिंता रहा नहीं है। है। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं तो ये देख के उत्सुक हूँ कि जो ब्राह्मण निर्णायक स्थिति में होता था, भाजपा में जाने के बाद उसकी स्थिति बकरियों से बदतर है। बकरी भी कम से कम अपने मन से मिमिया लेती है, वहां तो मिमियाने के ऊपर भी भाजपा की नोटिस लग जाती नहीं, है कि भाजपा के अनुसार नहीं है। आप भाजपा के ब्राह्मण विधायक को कहिए ना, वो पूरे समाज के थोड़ी है। नहीं, वो मैं तो भाजपा के ब्राह्मण नेता, विधायक, सांसदों की ही चर्चा कर रहा हूँ इस समय आपसे। नोटिस उन्हीं को जारी की गई थी, उन्हीं की भाई बात आ रही है। लोकसभा और एक बात, आज आपने एक बात शायद मुझे नहीं पता कि आपने देखी कि नहीं देखी। डोनाल्ड ट्रंप जी का एक बयान, बड़ा धमाकेदार बयान आया है। अब ट्रंप इस जी ने इस बयान पे को बयान दे दिया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है हमारे देश के गौरवान्वित प्रधानमंत्री के ऊपर। देखिए, ठीक है, हमारे राजनीतिक विभेद हैं, लेकिन ये देश के क्या दिया? प्रधानमंत्री हैं। अरे बड़ी बताइए उन्होंने बताइए कहा है, ट्रंप। हाँ, उन्होंने कहा है, मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो ये सवाल है कि ट्रंप के पास ऐसी कौन सी फाइल, कौन सा मुद्दा, कौन सा विषय है मोदी जी को लेकर के, कि किस गवाही की बात ट्रंप कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी बात है कि मोदी जी ट्रंप के आनन फानन कहने पे तत्काल प्रभाव से विदेश यात्रा करते हैं सत्र में और डील कराते हैं। उस डील पे डिसीजन तो भारत सरकार लेती है, लेकिन घोषणा ट्रंप सरकार करती है। उसके बाद भारत सरकार की स्थिति ऐसी असहज हो जाती है कि ना उगलते बनता है, ना निगलते बनता है। 2 दिन तक उस मुद्दे को लटकाए रखती है ये कि क्या स्टैंड करें। कब बयान दिया ट्रंप जी ने? आज तो नहीं, पुराना बयान लग रहा है। I don't. Modi is a great man. That he loves Trump. Now I don't know if the word love. I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. Okay. Under the authorities. I don't want to destroy his political career. क्या ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने की क्षमता रखता है? मेरा कहना है कि भारत जो इस तरह के अनर्गल बयान हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के खिलाफ दे रहा है,